हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। सो आज का टॉपिक हम लोगों का डिवाई-हकल लेंथ। इसको डिवाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ भी बोलते हैं। और जनरली ये जो हम लोग अभी डिवाई-हकल लिमिटिंग लॉ पढ़े हुए थे वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वहाँ पे भी आयनिक स्ट्रेंथ आ रहा था। तो ये एक पूरा सिस्टमेटिक स्टडी है कि आप लोगों को पहले आयनिक स्ट्रेंथ पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को डिवाई-हकल लिमिटिंग लॉ पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को डिवाई-हकल लेंथ पढ़ना है। डिवाई-हकल लेंथ को डिवाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ भी बोलते हैं, यानी डिवाई-हकल लेंथ इज ऑल्सो नोन एज डिवाई-हकल स्क्रीनिंग लेंथ एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिवाई-हकल लिमिटिंग लॉ. So when we derive Debye-Hukal limiting law, so we take some assumption. So in those assumptions we can calculate Debye-Hukal length. So Debye-Hukal length is a measure of charge carrier's net electrostatic effect in a solution and how far its electrostatic effect persists. So ये तो definition है और इस वीडियो में बहुत ही जो कुछ एजम्पशन होते हैं बहुत ही रेयर केस में होगा कि जो कोई पढ़ाता होगा, तो यहाँ पे हम लोग उन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। क्योंकि अगर डेरिवेशन पे ध्यान देंगे तो डेरिवेशन बहुत ही लॉन्ग है, लॉन्ग डेरिवेशन है इसका। तो बीच बीच में जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उस टाइप से जो पॉइंट्स आएंगे डेरिवेशन के उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे और उनसे ही हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पे डिवाई-हकल लेंथ क्या है, मेनली जो एक चार्ज कैरियर है। जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में एक इंडिविजुअल चार्ज या तो कैटायन होता है या फिर एनायन। तो इफ़ वी कंसीडर ओनली कैटायन देन कैटायन इज ऑल्सो सराउंडेड बाई solutions molecule, and if we consider anion, so anion is also surrounded by the solvent molecules. So solvent molecules, so if at one time we consider only one charge, so here Debye length is a measure of charge carrier's net electrostatic effect in a solution. If this is positive charge and this is the range of solution, so if we consider this is solvent molecule, so let's say this is R, यानी ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितने दूरी तक है, तो वही कहलाती है डिवाई लेंथ। यानी उस इलेक्ट्रोलिटिक चार्ज का इफ़ेक्ट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल तक कहाँ तक जा रहा है एंड हाउ फार इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट परसिस्ट, यानी और इन शॉर्ट वी कैन से रेडियस ऑफ चार्ज क्लाउड, यानी इस चार्ज क्लाउड का रेडियस, इस चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है सॉल्यूशन में। सो दिस इज कॉल्ड डिवाई-हकल लेंथ एंड डिवाई-हकल लेंथ इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय chi, or in some books it is also kappa inverse. So in some books this is kappa inverse or in some books this is chi inverse. So and it is generally in nanometer. So एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जो हम लोग डेरिवेशन की बात कर रहे थे तो वो डेरिवेशन किससे हम लोग निकालते हैं, यानी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन एंड बोल्ट्जमान इक्वेशन। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है कि इसको किस से डिराइव किया जाता है, तो मेनली पॉइसन इक्वेशन आती हैं और बोल्ट्जमान इक्वेशन आती हैं। तो हम लोग पहले अप्लाई करते हैं पॉइसन इक्वेशन एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बोल्ट्जमान इक्वेशन। सो आइए देखते हैं अब हम लोग कि एक्चुअल में चार्ज को हम लोग कैसे इसको डिवाई-हकल लेंथ को समझेंगे। जनरली इससे जो क्वेश्चन पूछे हम लोग केवल अगर एक फार्मूला लिख लेते और उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते सारे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना है कि डिवाई-हकल लेंथ होती क्या है। सो डिवाई-हकल लेंथ को कैसे मान के चल रहे हैं हम लोग कि एक चार्ज है उसका सॉल्यूशन में कितनी दूर तक इफेक्ट है। जैसे जनरली हम लोग ऑरा की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल इंसान का ऑरा कहाँ तक है, यानी ऐसे उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास और उस इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है तो वो कहलाता है और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है डिवाई-हकल लेंथ। तो अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा
क्योंकि डिवाई-हैकल लिमिटिंग लॉ जनरली क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में चार्ज का जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत दूर तक होगा, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास नहीं होंगे। तो चार्ज का जो इफ़ेक्ट जाएगा वो बहुत दूरी तक जाएगा, बहुत डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर, उसकी डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो in dilute solution Debye-Hugel screening length is more, and in concentrated solution Debye-Hugel length is very short। so जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं Debye-Hugel लेंथ कम होती जाती है, और उसका मतलब जो इफ़ेक्ट है वो सॉल्यूशन में वो कम होता जाता है, यानी उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन। सो जनरली आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल इफ़ेक्ट है उसका, और एक फाइनाइटेसिमल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसकी डिस्टेंस dr है। सो इसका वॉल्यूम कितना, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, एंड इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr। इफ़ charge density is rho and phi is potential। phi जनरली Debye-Hugel लिमिटिंग लॉ में phi पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, phi दिस इज पोटेंशियल, एंड दिस rho इज चार्ज डेंसिटी, rho is charge density, this is charge density। so charge in the cell, charge in the cell, Z plus E R square chi e to the power minus chi r d r। so this is the value of charge, chi square r, this is chi square r, this is the value of charge in the cell, charge in the cell। so Z plus E, if we talk about cationic charge, so this is Z plus E, and this is R chi square e to the power minus chi r dr। so this is charge in the cell। or if we talk about the negative charge, so here we can write Z minus, okay। सो चार्ज इन द सेल। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये इसको Debye-Hugel लेंथ क्यों कहते हैं। Debye-Hugel लेंथ जो कप्पा इन्वर्स है या काई इन्वर्स है, इसको डिस्टेंस ही क्यों कहा जाता है। तो जनरली जब हम लोग चार्ज देखते हैं तो ये देखिए, चार्ज ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, आर वेरी करेगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज एफ आर एंड डी आर। So we take the function fr is equal to r chi square e to the power minus chi r, okay। so ये अगर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ आर का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू आर, सो वी गेट chi स्क्वायर, यहाँ पे r e to the power माइनस chi r को लेंगे। तो जनरली ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से, जैसे r डॉट ई टू दी पावर माइनस chi r का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। सो ई टू दी पावर r ई टू दी पावर माइनस chi r इंटू माइनस chi। तो जब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप लोग डिफरेंशिएट करना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस chi r ई टू दी पावर माइनस chi r। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dfr upon dr is equal to 0। so for maxima and minima, for maxima and minima dfr upon dr is equal to 0। so this value 0, this 0, and we get only 1 minus chi r is equal to 0। तो और मैक्सिमम मिनिमा के लिए chi r is equal to 1, so r is equal to 1 upon chi। और अगर हम लोग जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो वी कैन से आर मैक्स इज इक्वल टू
1 अपॉन काई और काई इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए जो काई इनवर्स है वो किसके बराबर आ रहा है, आर मैक्स के बराबर आ रहा है, यानी कितने लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट होगा। सो काई इनवर्स को किसके बराबर आ रहा है, आर, आर इज डिस्टेंस, सो दिस इज कॉल्ड कप्पा इनवर्स। कप्पा इनवर्स इज कॉल्ड डेबाई हकल लेंथ। ओके, सो यहाँ से हम लोगों ने इसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास डिवाई हकल लेंथ है वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आर मैक्स यहाँ इसके बराबर आ गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिवाई हकल लेंथ की वैल्यू आती कितनी है। तो इसको डेरिवेशन तो लंबा है, लेकिन आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए कि उसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन। तो काई इनवर्स और कप्पा इनवर्स, कहीं कहीं कप्पा इनवर्स, कहीं कहीं काई इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन 2e स्क्वायर एन ए आई, वेयर एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। परमिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है उसका सॉल्यूशन का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्यूशन का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, 2 कांस्टेंट है ई चार्ज इंडिविजुअल आयन का, एन ए एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, एंड आई इज आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ से आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे। सो आई इज आयनिक स्ट्रेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अब एजम्पशन आ रहे हैं 3 पॉइंट्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है वो फिक्स होगी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट फिक्स होगा, एवोगैड्रो नंबर भी फिक्स होगा। चेंज क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो चेंज हो सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को के, और टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, तो वेरिएशन देखते हैं कि क्या वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर, दिस इज एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर आप लोग पॉइंट्स लिखिए। एप्सिलॉन आर, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जब एप्सिलॉन आर इंक्रीज करेगा, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने पर क्या होगा, कप्पा इनवर्स और काई इनवर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी परमिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, उसके डिवाई हकल लेंथ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। लेट अस कंसीडर वाटर। वाटर का जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 से 80 कंसीडर किया जाता है, कहीं कहीं 78 होता है, कहीं कहीं 80 लिखा रहता है बुक में। तो वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। तो और बाकी अगर हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो वो इसको ईजिली ब्रेक नहीं कर पाता है। और वाटर में क्या होता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड की इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो उसके आयंस को क्या कर देता है, दूर कर देता है। वो दूर करने का रीज़न ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जनरली मीनिंग होता है जो
जो आयन के बीच में, जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कम कर दे, विच रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, रिड्यूस कर दे। सो वाटर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे और मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे तो सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होगा, तो वाटर के केस में कप्पा इनवर्स या काई इनवर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, यानी ऑन इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाई-हकल लेंथ इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट में देखिए टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिवाई-हकल लेंथ कप्पा इनवर्स डिवाई-हकल लेंथ इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं दूर दूर हो जाएंगे, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के दूर दूर होने से जो चार्ज का इफेक्ट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिवाई-हकल लेंथ इंक्रीजेस। अब आयनिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। आयनिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सो आयनिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration or molality. So concentration increases, ionic strength increases, and ionic strength increases here inversely proportional. So डिवाई-हकल लेंथ डिक्रीजेज, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी और डिवाई-हकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, डिवाई-हकल लेंथ डिक्रीजेस, बिकॉज डिवाई-हकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक स्ट्रेंथ, और इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम लोगों के पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आयनिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाई-हकल लेंथ। व्हाट आर द इफेक्ट्स बाय विच डिवाई-हकल लेंथ अफेक्ट। सो इनको नोट करिए। हम लोग अब कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। सो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये नेट जून 2011 का है। इसमें देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है सेम वही लैंग्वेज है, इसीलिए लैंग्वेज पर भी आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व तभी होगा जब आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा। तो यहाँ पे देखिए डिवाई-हकल लेंथ इज़ अ मेजर ऑफ डिफ्यूज आयन क्लाउड अराउंड एन आयन। तो देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है कि डिवाई-हकल लेंथ क्या है, ये डेफिनेशन हो गई है उसकी कि मेजर ऑफ डिफ्यूज आयन क्लाउड अराउंड एन आयन प्रोवाइडेड गिवन है, प्रोवाइडेड 2e² Na अपॉन एप्सिलॉन नॉट kBt इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 30 नैनोमीटर स्क्वायर रूट में मोल पर किलोग्राम का इन्वर्स एट 298 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर को मेंशन कर दिया है 298 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कप्पा इनवर्स, यानी कप्पा इनवर्स का मतलब है डिवाई-हकल लेंथ, इज ट्रू फॉर अ 0.03 मोलल सॉल्यूशन फॉर Na2SO4 इन वाटर, एंड वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे उन्होंने 100 दिया है, और अगर नहीं दिया होता तब हम लोग 80 यूज़ करते, बट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हियर एप्सिलॉन r की वैल्यू 100। सो if we talk about Na2SO4 breaks into 2Na plus SO4 2-। ओके, सो अब Na+ ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, 1:2 या 2:1 का। सो 1:2 टाइप का है, या फिर जब हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ था 1:2 या 2:1 का इलेक्ट्रोलाइट होता है, तब I इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम को अगर सेव करना है एग्जाम में तो शॉर्टकट आने ही चाहिए। I इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन
हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आयनिक स्ट्रेंथ को, जो एक लॉन्ग मेथड है आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई जेड आई स्क्वायर से। तो आप लोगों को का पूरा फोकस होना चाहिए कि कितना हम लोग टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए हम लोगों को नहीं ये पता होता कि कंसंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन, तब तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता और 5 मिनट इसी में निकल जाते। बट अब हम लोग सीख चुके हैं कि आई इज फॉर 1:2 और 2:1 इलेक्ट्रोलाइट द आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो I इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो I की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 0.03 एंड I इज इक्वल टू 0.09 मोलर। लो भाई अपना आयनिक स्ट्रेंथ का काम तो हो गया, I हो गया कैलकुलेट। I के बाद देखिए और क्या है, टेम्परेचर गिवन है बट यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू इन्होंने इसका 30 दे रखा है। सो हम लोग कप्पा इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन 2e² NaI। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो कप्पा इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए 2e², तो जो है उसमें हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन 2e² Na, ये देखिए पूरा एप्सिलॉन और यहाँ से अलग हो गया एप्सिलॉन r अपॉन I। सो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये 30 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। सो 1/30, दिस इज 1/30 एंड एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन r वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन r है 100 एंड I की वैल्यू 0.09। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू 1/30 इंटू 100 का स्क्वायर रूट 10, 0.09 स्क्वायर रूट 0.3 एंड नैनोमीटर में आएगा। सो कप्पा इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर 10 हो गया और नीचे 9 हो गया। सो 10/9 नैनोमीटर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये किस में हमारा टाइम बचा, आयनिक स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन से हमारा टाइम सेव हो गया कि इसको हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता हुआ था, इसीलिए हमें तुरंत ही आंसर मिल गया। कप्पा इनवर्स इज इक्वल टू 10/9 नैनोमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको। लीजिए नेट जून 2012 में पूछ लिया है कि डेरिवेशन में कौन कौन से एजम्पशन इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए तो पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कौन कौन से एजम्पशन हम लोग लेते हैं। सो मेन एजम्पशंस involved in the derivation of Debye-Huckel equation is or are the validity of. So here we have 4 options only: Poisson equation and Boltzmann distribution, Poisson equation, Boltzmann distribution and this term very greater than this term, and Poisson equation, Boltzmann distribution and this term very less than this term. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो वहाँ पे assumption लिखे थे वहाँ पे एक चीज़ का मिस किया था और ये भी बोला था कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेबाई-हकल लॉ को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी बातें आएंगी, एजम्पशन आएंगे, उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अभी जो मैंने वहाँ बताया था उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, और भी आगे ये होते हैं एजम्पशन कि पॉइजन इक्वेशन होती है, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ में ये जो टर्म्स होते हैं इन टर्म्स को बोलते हैं, यानी जो हमारे पास ZE5 वाला टर्म है इसको बोलते हैं इंटर आयनिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटर आयनिक एनर्जी। और यहाँ पे जो KBT है इसको बोलते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक और एजम्पशन लिया जाता है जब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करते हैं कि इंटर आयनिक एनर्जी इज़ वेरी लेस देन thermal kinetic energy. That means ZE5 is very less than KBT.
T. Inter-ionic energy is very very less than thermal kinetic energy and obviously जब random motion होता है तो thermal energy बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, thermal kinetic energy की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और inter-ionic energy की वैल्यू बहुत कम हो जाती है. So the correct answer is Poisson equation, Boltzmann distribution and inter-ionic energy very very less than thermal kinetic energy, and this is Poisson equation. You have to remember this: 1 upon r square d upon dr, r square d phi upon dr is equal to minus rho upon epsilon, जहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस किसका, चार्ज का सॉल्वेंट से, यानी उसके अराउंड जो चार्ज क्लाउड है उसकी डिस्टेंस. फाई क्या है, फाई इज पोटेंशियल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी. फाई है पोटेंशियल है, फाई इज पोटेंशियल. रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, रो है चार्ज डेंसिटी. एंड चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय एफ जेड प्लस दिस इज फॉर कैटायन. This is cation, यानी the distribution of cation according to Boltzmann distribution e to the power minus z plus e phi upon kBt, and distribution of anionic part, anionic charge according to Maxwell-Boltzmann distribution. So क्या हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं, पॉइजन इक्वेशन, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर-आयनिक एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन थर्मल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आई है पोटेंशियल, पोटेंशियल को आप लोग इस तरीके से याद रखिए, जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो a अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस काई आर होता है. पोटेंशियल क्या है, a अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस काई आर, वेयर a इज कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे चार्ज हो जाता है तो चार्ज जेड ई जेड. अब तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं या नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं. दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो ए की वैल्यू इतना है. तो पोटेंशियल को अगर हम लोग कांस्टेंट को कंसीडर ना करें तो पोटेंशियल का जो हमारे पास वेरिएशन है वो किस तरीके से होता है. द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इज़ लाइक दिस, फाई इज इक्वल, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस काई आर अपॉन R, and this question is asked in, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है पोटेंशियल इन डिवाई-हैकल थ्योरी, ये नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है. ये जो पूछा गया है ये नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया था, ये वाला. तो यहाँ से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. फाई यानी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल किस पे, पोटेंशियल इन डिवाई-हैकल थ्योरी. उन्होंने पूछा था कि जो पोटेंशियल इन डिवाई-हैकल थ्योरी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. द पोटेंशियल इन डिवाई-हैकल थ्योरी इज प्रोपोर्शनल टू, द पोटेंशियल डिवाई-हैकल थ्योरी इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू. सो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने नेट दिसंबर 2012 का सॉल्व कर लिया है. आगे चलते हैं और क्वेश्चन को, इतना नोट करिए और समझिए अच्छे से. नेक्स्ट है नेट जून 2014 का क्वेश्चन. इसमें कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ 3 इलेक्ट्रोलाइट हैव द सेम आयनिक स्ट्रेंथ. आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, लिख लीजिए. आयनिक स्ट्रेंथ सेम, मतलब 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, एंड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर डिफरेंट. एप्सिलॉन 1r, एप्सिलॉन r2 एंड एप्सिलॉन r3. एज इस वैल्यू है 4, दिस 25 एंड दिस इज 81. द करेस्पॉन्डिंग रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाई-हैकल स्क्रीनिंग लेंथ. तो फॉर्मूला अप्लाई करिए डिवाई-हैकल स्क्रीनिंग लेंथ का. कप्पा इनवर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन 2e स्क्वायर Na आई. देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है. यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस. 2 कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, Na कांस्टेंट. सो ओनली वेरिएशन किस में हो रहा है, एप्सिलॉन r और I में. सो कप्पा इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r अपॉन I.
बट यहाँ पे एक और बात उन्होंने कही है, आयनिक स्ट्रेंथ इज सेम, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, ये तीनों के लिए सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों को कप्पा इन्वर्स का रेशियो फाइंड करना है। सो कप्पा इन्वर्स 1 रेशियो कप्पा इन्वर्स 2 रेशियो कप्पा इन्वर्स 3 is equal to, this is same, so cancel out and only we can calculate epsilon r 1 ratio epsilon r 2 ratio epsilon r 3, यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे। बाकी आई तो क्या है, आई सेम है, कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4, square root of 25, square root of 81, so square root of 4 is 2, square root of 25 is 5, and square root of is 9. So the corresponding relative magnitude, if we talk about magnitude, so if overall value is 2x, 5x and 9x, so the magnitude is 2, 5 and 9. So correct option is option number B. क्या है, केवल स्क्वायर रूट लेना है ओवरऑल वैल्यू, यानी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए। आई के लिए आप लोगों को ट्रिक पता होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हो, पसंद है, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे और भी आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ पे कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, उनको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। So this is the question asked in NET June 2016. Here two aqueous 1:1 electrolyte system A and B are at different temperatures T and TB and concentration CA and CB. यानी यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर दिया है एंड इलेक्ट्रोलाइट 1:1 के हैं। देयर डिवाइकल लेंथ विल बी इक्वल टू इफ कंसीडर, ये कंडीशन है कि अगर कौन सी कंडीशन होगी कि डिवाइकल लेंथ इक्वल होगी, यानी डिवाइकल लेंथ तो उन्होंने इक्वल कर दी है इफ। अब हमें यहाँ पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे भी वही ट्रिक आएगी, 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 के इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट I इज इक्वल टू C, यानी आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C. सो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट I इज इक्वल टू Ca एंड IB इज इक्वल टू CB. सो कप्पा इनवर्स इज इक्वल टू epsilon r epsilon naught kBT upon 2e square NaI this. So here overall values are same but T and I is different. So kappa inverse for A is equal to under root TA is directly proportional to TA upon IA, and kappa inverse B is equal to TB upon IB, and I is equal to kappa inverse A is directly proportional to TA upon CA, and kappa inverse B is equal to TB upon CB. इनका रेशियो फाइंड करना है। सो इन दोनों का हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो कप्पा इनवर्स बोथ आर इक्वल, सो अगर इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे, सो कप्पा इनवर्स ए या डिवाइड कर दीजिए कप्पा इनवर्स बी इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी डिवीज़न में करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वलिटी का साइन आ जाता है, इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो बने निकल के आएगा वो TA इंटू CB अपॉन TB इंटू CA हो जाएगा। दिस इज इक्वल, क्या है कि कह रहे हैं कि डिवाइकल लेंथ इज इक्वल, सो ये वैल्यू इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में TA इंटू CB अपॉन TB इंटू CA, स्क्वायर रूट हटा देंगे, दैट इम्प्लाइज TA इंटू CB अपॉन TB इंटू CA इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए, TA इज इक्वल टू 2TB, यहाँ से इधर आइए, TA इज इक्वल टू 2TB, हम लोग LHS ले रहे हैं अब, LHS, तो TA
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2TA इंटू CB को हम लोग एज इट इज़ रख देंगे, CB अपॉन नीचे TB रखते हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, CA की जगह हम लोग 2CB कर दे रहे हैं, 2CB। देखिए कैंसिल हो रहे हैं, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी RHS से मैच कर गया। आप लोग बाकी 3 ऑप्शन पुट करेंगे ना तो ये इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।